चलिए तो आज की हम कहानी चालू करते हैं आपका फॉल ऑफ बर्लिन वॉल से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका बोर्ड्स में पूछता ही है। ठीक है, तो जो बर्लिन वॉल था गाइस, इट वाज अ ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, ये इसको बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने के बाद। ये देखिए, आप इसको देख सकते हैं, ये है आपका बर्लिन वॉल। अब जो बर्लिन जो कंट्री है वो आपकी जर्मनी में है। कहाँ पर है ये? जर्मनी में है। ठीक है, तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था तो उसके बाद क्या होता, जर्मनी वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट यूएसए के पास था, एक पार्ट यूएसएसआर के पास था। मतलब पार्ट यूएसएसआर और यूएसए के पास था, इसका मतलब है एक यूएसए कहलाया था और एक यूएसएसआर कहलाया था। ईस्टर्न वाला यूएसएसआर, वेस्टर्न वाला यूएसए। होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर इसको ईस्ट कंसिडर करें तो ये यूएसएसआर, ठीक है, और इसको अगर अपन वेस्ट कंसिडर करें तो ये यूएसए, ये यूएसएसआर, राइट। सो एज वी डिस्कस्ड कि ये ग्रेटेस्ट सिंबल था कोल्ड वॉर का। तो ये क्या सिंबलाइज करता था? इट सिंबलाइज द डिवाइड बिटवीन व्हाट? कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड। एक तरफ आपको कम्युनिस्ट वर्ल्ड देखने को मिल जाता है, एक तरफ आपको कैपिटलिस्ट वर्ल्ड देखने को मिल जाता है। तो इसका फॉल होना मतलब क्या कि अब तो भाई सिचुएशन बहुत डेंजर में है। अब तो यहाँ से चीज़ों का टिकना मुश्किल है। बिकॉज ये फॉल हुआ मतलब सिंपली क्या दिख रहा है आपको? देयर इज अ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब जर्मनी यूनिफाइड हो जा रहा है। ठीक है, ये देखो, ये देख सकते हो आप, ईस्ट बर्लिन। यहाँ पर मैंने अच्छे से आप लोग के लिए इमेज लगा रखा है। ये आपका वेस्ट बर्लिन, राइट। अब इस चैप्टर में आप लोग को यही देखना है कि ये क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ, राइट। यूएसएसआर, ऑब्वियसली फॉल ऑफ बर्लिन वॉल एक ऐसी चीज़ है जो कि एकदम ज़्यादा फ्यूल अप कर दे रही है इस इवेंट को। ठीक है, तो इसका एक इंपॉर्टेंस क्या है कि ये फ्यूल अप कर दे रही है। जाहिर सी बात है, जर्मनी क्या हो गया? फ्री हो गया, जर्मनी यूनिफिकेशन हो गया जर्मनी का। उसके बाद वहाँ पर जितनी भी 8 अदर यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो मास डेमोन्स्ट्रेशन करना चालू कर दी। मतलब इतना ज़्यादा कि फिर उन लोग भी आज़ादी की मांग करना चालू कर दी, हमें भी आज़ादी चाहिए। क्योंकि कब तक ऐसे रिजिड गवर्नमेंट के अंदर रहते हैं यार? एवरीबडी वॉन्ट्स डेमोक्रेसी, राइट। हाँ, अब डेमोक्रेसी क्या है, क्यों रिजिड था, यही आप लोग को जानना है। यही कुछ कारण थे डिसइंटीग्रेशन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ फैक्चुअल डिटेल्स जान लेते हैं। तो बर्लिन वॉल आपका मतलब फॉल हुआ था 1989 9 नवंबर को, राइट। लेकिन यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ है 1991 को, तो अभी भी सोवियत यूनियन है, राइट। फिर ये इसको बनाया गया था 1961 में। 150 किलोमीटर लॉन्ग वॉल थी, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है। ठीक है, एक बार फिर लिख देता हूँ आप लोग के लिए। 150 किलोमीटर लॉन्ग वॉल थी और ये 28 ईयर्स तक वहाँ पर खड़ी हुई थी। ठीक है, टिकी हुई थी, यू कैन से दैट, राइट। चलिए आइए अब देखते हैं कि व्हाट वाज सोवियत यूनियन। ठीक है, सोवियत यूनियन क्या था? तो ये यूनियन था सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का। ठीक है, कब फॉर्म हुआ? इट वाज फॉर्म्ड आफ्टर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन 1917। ठीक है, 1917 में एक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था। इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप क्लास 9 के एनसीईआरटी रिफ़र कर लेना। ठीक है, ये मैं कॉम्पिटिटिव वालों को बता रहा हूँ क्योंकि सीबीएसई वालों को कुछ ज़्यादा काम नहीं आएगा। हाँ, लेकिन आपको अगर फिर भी जानना है तो आप कर सकते हैं, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, राइट। तो ये किस चीज़ से इंस्पायर्ड था? इसको इंस्पायर्ड बाय आइडिया ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी थी। अब जान लेते हैं कि क्या फीचर्स थे सोशलिज्म के। जो मेरा पहला वीडियो देखा होगा उसको बहुत अच्छे से पता होगा ये चीज़, क्योंकि मैंने वहाँ पर डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है। बट कोई बात नहीं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सोशलिज्म का बेसिक आइडिया था, इट यूज टू अपोज कैपिटलिज्म। ठीक है, ये बिलीव करता था आइडिया ऑफ इगैलिटेरियन सोसाइटी में। इगैलिटेरियन सोसाइटी क्या होती है? इट इज़ प्राइमरीली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी के नोशन पे होती है। इनको लगता है कि जो रिसोर्सेस है वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में नहीं जाना चाहिए, उसका एक्सेस सिर्फ गवर्नमेंट तक रहना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट प्लेयर्स चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, एक्सप्लॉइट कर देते हैं। ठीक है, और एक सोसाइटी में बहुत बड़ा डिवाइड क्रिएट हो जाता है, गरीबी अमीरी बढ़ जाती है और फिर गरीबी क्या करती है? क्राइम को जन्म दे देती है। ठीक है, इट गिव बर्थ टू क्राइम, राइट। तो इन लोग चाहते थे कि इगैलिटेरियन सोसाइटी रहे। ये चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी एबॉलिश हो जाए। देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पर, हाईलाइट्स एंड हाईलाइटेड गवर्नमेंट कंट्रोल्ड रिसोर्सेज। ठीक है, सो इकोनॉमी वॉज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। ऑन द अदर हैंड कैपिटलिस्ट में क्या होता है? मार्केट प्लेयर्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कि क्या कितना एम्प्लॉयमेंट रहेगा, कितना नहीं रहेगा, राइट। आगे चल के हम फीचर्स ऑफ यूएसएसआर जो पढ़ेंगे उसमें भी हम देखेंगे कि ये कैसे इम्पैक्ट किया। ये जो इनकी इकोनॉमी है इसको अच्छे से आप लोग समझ जाइए, जो मैंने आपको अभी बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए।
ठीक है, तो ये जो यूएसएसआर था ये यूनियन था सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का। तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ भी थी जो अब नहीं है आफ्टर डिसइंटीग्रेशन। हाँ, और ये जो यूएसएसआर है इसका सक्सेसर देख लीजिए कौन है, रशिया है। ठीक है, रशिया इज़ द सक्सेसर स्टेट ऑफ यूएसएसआर, राइट। तो उस टाइम पे इसमें 15 कंट्रीज़ होती थी, राइट। और कुछ ईस्टर्न यूरोप का, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो इसका पार्ट थी, उसको सोवियत आर्मी ने आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज विच वर लिबरेटेड बाय हुम, सोवियत आर्मी, फ्रॉम हुम फासिस्ट फोर्सेस। ठीक है, ये किसकी आर्मी थी, ये थी भाई एडोल्फ हिटलर की, राइट। फासिज्म ये भी आपको 9th के वर्ल्ड हिस्ट्री में अच्छे से समझ आ जाएगा, राइट, अगर आपको डिटेल में जानना है। ठीक है, तो इट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर। कौन सा, जो जो ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज को सोवियत आर्मी ने लिबरेट किया था फासिस्ट फोर्स से, इट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर। यहां पर अपन देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज है, कुछ रशिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। ठीक है, ये मोस्टली ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में आती है ये सारी। ये जो तीनों है ना, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इनको अपन बोलते हैं आपका बाल्टिक नेशंस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, बाल्टिक नेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो 15 कंट्रीज थी ना, दे वर अर्लियर पार्ट ऑफ यूएसएसआर ओनली, राइट। अब ये डिसइंटीग्रेशन के बाद इंडिपेंडेंट कंट्री हो चुकी है। दे वर ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड वर्ल्ड और सोशलिस्ट ब्लॉक। जो सेकेंड वर्ल्ड कंट्री हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं ना, इन्हीं को बोलते थे। दे वर सोशलिस्ट ब्लॉक, क्यों, बिकॉज इनका जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम था वो किस पे बेस्ड था, इट वॉज मॉडल्ड आफ्टर यूएसएसआर ओनली। और यूएसएसआर की अपन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब अपन देखेंगे फीचर्स ऑफ यूएसएसआर। अभी हम देखेंगे फीचर्स ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, क्या क्या फीचर्स थे यूएसएसआर के। तो यार ये मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी था उस टाइम के, जाहिर सी बात है यार, सुपर पावर था। सुपर पावर किसके बेसिस पे होता है, आदमी इकोनॉमी के बेसिस पे होता है। ठीक है, आज चाइना एक इमर्जिंग सुपर पावर है, क्यों, क्योंकि उसकी इकोनॉमी अच्छी है। इंडिया को सुपर पावर बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंडिया को अपनी इकोनॉमी बेहतर करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑल्सो वी कैन सी कि उसके पास एक वास्ट एनर्जी रिसोर्स था। किस वजह से इकोनॉमिक सुपर पावर था, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रिसोर्सेज रहे होंगे ना उनके पास। ठीक है, तो इट वाज रिच इन नेचुरल ऑयल एंड गैस। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी उनकी, खुद का मशीनरी प्रोडक्शन था। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बेहतर था, क्योंकि वो रिमोटेस्ट एरिया को भी काफ़ी एफिशिएंसी के साथ कनेक्ट कर लेते थे, राइट। इसका अगर आपको एक एग्जाम्पल देखना है तो आप ट्रांस सिबेरियन रेलवे को भी देख सकते हो। ठीक है, लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क है वर्ल्ड का, राइट। मतलब कुछ 15-20 दिन लग जाते हैं यार ऐसे आपको ट्रेवल करने में। ठीक है, 7-8 टाइम जोन से गुजर जाती है वो ट्रेन। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, और कहते हैं कि प्रोड्यूस एवरीथिंग फ्रॉम पिन्स टू कार। ठीक है, पिन से लेकर कार तक, वो कहते हैं ना कि सुई से लेकर कार तक हम हर चीज़ प्रोड्यूस कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो सोचो कितनी बड़ी कंज्यूमर इंडस्ट्री रही होगी यार वहाँ की, है ना। तो सेकेंड फीचर इनका ये है कि इट वॉज वन पार्टी सिस्टम। ठीक है, तो नो अपोजिशन वॉज अलाउड, राइट। इट इंश्योर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन्स। अरे वाह यार, सुन के बहुत अच्छा लगता है ये चीज़, है ना, अच्छी भी थी ये चीज़। ठीक है, इट सब्सिडाइज बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, वेलफेयर स्कीम्स, राइट। सो देयर वाज ऑब्वियसली नो अनएम्प्लॉयमेंट, क्यों, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी अगर आप किसी के लिए इंश्योर कर रहे हो तो आपको बेसिक चीज़, सबसे प्राइमरी चीज़ आपको क्या देनी पड़ेगी, वो है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर आप किसी के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी करनी है तो आपको क्या देना पड़ेगा, उसको एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। तो देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, स्टेट ओनरशिप वॉज डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप। ठीक है, तो एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू आप और देख सकते हैं। ठीक है, कैसे डोमिनेंट ओनरशिप थी, किस चीज़ की ओनरशिप, तो लैंड और जो भी प्रोडक्टिव एसेट्स थे उसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था। और गवर्नमेंट कौन थी यहाँ, सोवियत स्टेट, राइट। तो ये आपने देख लिया है कुछ फीचर्स ऑफ यूएसएसआर। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी थी पूरे दुनिया से, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थे, ऑयल के, आयरन एंड स्टील के। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत अच्छा था, क्योंकि अपने रिमोटेस्ट एरिया को भी, मतलब जो एकदम दूर वाले एरिया उनको भी काफ़ी एफिशिएंसी के साथ ये कनेक्ट कर लेता था। इट प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग फ्रॉम पिन्स टू कार। वन पार्टी सिस्टम था, कोई अपोजिशन अलाउड नहीं था, मतलब यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी। इट एंश्योर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन, जो कि अच्छी चीज़ थी, राइट।
अब इतनी सारी चीज़ें हमने देखा, जब इतना बढ़िया था यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट क्यों हो गया भाई? रुको ज़रा, सब्र करो, अभी देखो। ठीक है, आते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ यूएसएसआर में, राइट। तो सोवियत यूनियन एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो गया और अथॉरिटेटिव हो गया। इसका सिंपल मतलब ये होता है यार कि आदमी बहुत ज़्यादा जब किसी आइडियोलॉजी को लेकर रेडिकल हो जाता है तो वो एंड अप होता है ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव होते हुए, क्योंकि वो लोगों पे चीज़ें इम्पोज करना चालू कर देता है। ठीक है, बहुत अथॉरिटेटिव हो जाता है। अब आप किसी पे चीज़ें इम्पोज करोगे, ठीक है, तो उसमें क्या जाहिर सी बात है, देयर इज़ नो डेमोक्रेसी, राइट, क्योंकि आप इम्पोज कर रहे हो ना चीज़ें लोगों पे। नहीं, तुमको ये आइडियोलॉजी फॉलो करना ही है, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर योर बिलीफ इज, वॉट एवर कल्चर यू बिलोंग टू, तुमको ये आइडियोलॉजी फॉलो करनी है। अगर आपने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया, तो आपको सीधा मार दिया जाएगा, राइट। तो इस सेंस में ये चीज़ बहुत ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव हो गई थी, राइट। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं यार, भले ही कोई आइडियोलॉजी कितनी भी अच्छी हो बुरी हो, ठीक है, कहा जाता है कि एवरी आइडियोलॉजी इज अ प्रोडक्ट ऑफ योर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, राइट। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एवरी आइडियोलॉजी, ठीक है, इज अ प्रोडक्ट, इस चीज़ को हमेशा आप याद रखिएगा, ऑफ योर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। ठीक है, इस चीज़ से आप क्या समझते हैं? अब देखिए यार, जो आदमी जहाँ भी रहता है, ठीक है, ये जो आइडियोलॉजीज़ है ये शेप होती है आपके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, राइट। अब किसी की आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट हो सकती है, किसी की सोशलिस्ट हो सकती है। अगर मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा प्राइवेट रिसोर्सेस है, ठीक है, और मेरे पास शुरू से एकदम ही अच्छा खासा पैसा वैसा है, तो क्या मैं चाहूँगा कि मेरा जो पैसा है वो सरकार ले ले मुझसे आके? अगर मेरे पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है तो क्या मैं चाहूँगा सरकार लोगों के वेलफेयर के लिए मेरी प्रॉपर्टी को यूज़ कर ले? जाहिर सी बात है, मैं नहीं चाहूँगा। और वही अगर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ तो मैं क्या चाहूँगा? नहीं यार, समाज में अनइक्वालिटी नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे सोशल डिवाइड बढ़ेगा, राइट। तो मैं तो वही चाहूँगा ना कि सरकार मेरे लिए वेलफेयर स्कीम लाए, और मैं नहीं चाहूँगा कि कोई ज़्यादा गरीब अमीर हो। तो ये जो होता है ना, ये आपके प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के ऊपर रहता है, ठीक है। तो कोई दुनिया में कोई अच्छा बुरा नहीं होता है। वन मैन्स रिवॉल्यूशन इज अनदर मैन्स टेररिज्म, ठीक है। सो देयर वाज वन पार्टी सिस्टम एज वेल, ठीक है। अब वन पार्टी सिस्टम होने की वजह से क्या होता है कि दूसरा कोई अपोजिशन ही नहीं होता है, ठीक है। देखो, एक चीज़ बहुत समझने वाली चीज़ है, जब आप पार्लियामेंट्री डिबेट्स देखते हैं, चाहे कोई पार्टी, आप भले किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, अगर अपोजिशन नहीं होगा ना तो वो पार्टी क्या हो जाएगी? अनअकाउंटेबल हो जाएगी, जवाबदेही नहीं होगी, ठीक है। भले मोदी जी पूरे बहुमत के साथ आए, पूरे मेजॉरिटी के साथ, बट स्टिल उनको पार्लियामेंट में अगर वो कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करेंगे तो उनको उस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। अगर उनसे सवाल पूछा जाएगा, कोई क्वेश्चन आर होता है ना, जहाँ अपोजिशन क्वेश्चन रेज करता है, तो आपको उस चीज़ का आंसर करना पड़ेगा। इससे आप अकाउंटेबल होते हैं लोगों को, ठीक है। आपके पास ऐसे कुछ अनरीजनेबल पावर्स नहीं आ जाते, ठीक है। एंड राइट टू मैनेज देयर रिलीजन एंड कल्चर अफेयर्स वर रिस्ट्रिक्टेड। इस लाइन को समझो। देखो, ये जो यूएसएसआर था ना, ये बहुत बड़ा था, ठीक है। आज 15 कंट्रीज़ इससे कार्व्ड आउट हुई है। मतलब समझ लो कितने डाइवर्स कल्चर के लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, है ना। अलग अलग लोग होंगे मौजूद यहाँ पे। अब अलग अलग लोगों के क्या होते हैं, अलग अलग कल्चर के लोगों के अलग अलग बिलीफ सिस्टम होते हैं। उनको अगर आप वो चीज़ फॉलो ना करने दो तो क्या हो जाएगा? उनमें एक रिजिडिटी आ जाएगी, एक हॉस्टिलिटी आ जाएगी स्टेट के टुवर्ड्स। यार कैसे लोग हैं, मुझे मेरा रिलीजन फॉलो नहीं करने दे रहे यार, मेरे कल्चर को ऐसे मार दे रहे, ठीक है। तो वो आप कभी उस आदमी की तरफ लॉयल नहीं हो पाओगे, राइट। तो एक और ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। फिर डोमिनेशन ऑफ रशिया, राइट। अब भाई हर चीज़ में रशिया ही डिसीजन ले रहा है। आप एक ही चीज़ को फेवर कर रहे हो, बाकी चीज़ों को आप नेग्लेक्ट कर दे रहे हो, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स फेल्ट नेग्लेक्टेड। ये भी एक प्रॉब्लम थी, राइट। सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड वेस्ट इन टेक्नोलॉजी। अब देखो, आर्म्स रेस में तो ये बहुत आगे चल रहा था और कहीं ना कहीं यूएस के साथ मैच भी कर जा रहा था, बट एट ग्रेट कॉस्ट, राइट। बट वहीं बात जब आती है टेक्नोलॉजी की तो ये हार जा रहा था। तो हमेशा याद रखना, अभी इसको अगर आप प्रेजेंट सर्कमस्टांस से रिलेट करके थोड़ा सा पढ़ोगे तो अगर आप टेक्नोलॉजी में पीछे हो, ठीक है, देखो जापान टेक्नोलॉजी में कितना आगे, चाइना टेक्नोलॉजी में कितना आगे। तो जब भी आप किसी एक चीज़ को लेके एकदम रेडिकल हो जाते हो ना, एकदम कंजर्वेटिव हो जाते हो ना, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रुक जाता है यार, ठीक है। तो सोसाइटी थोड़ी लिबरल होनी चाहिए।
जहाँ सोसाइटी लिबरल है वहाँ क्या है, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ट्रांसपोर्ट पावर उतना ज़्यादा नहीं था। अब एक चीज़ समझना, इंडस्ट्री वहीं पर, इंडस्ट्री कहाँ पर फ्लरिश करेगी, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इंडस्ट्री लगाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लाना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिशर्स ने रेलवे क्यों इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? आपको क्या लगता है, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए? नहीं, अपने डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि इंग्लैंड वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन विटनेस किया था। उसी इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ्यूल अप करने के लिए उन्होंने क्या लाया, रेलवे लाया। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन था उसको एक जगह से दूसरी जगह भी तो पहुंचाना होता था ना मेरे भाई। तो उसको कैसे पहुंचाएंगे? ट्रेन के द्वारा, राइट। तो रेलवे क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज मैंडेटरी डेवलपमेंट फॉर अ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। ओके, ये सब कीवर्ड्स है, नोट डाउन कर लो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा यूएसएसआर का जो ड्रॉबैक था, जहां वो हार रहा था, वो ये था कि भाई वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पिरेशन क्या फुलफिल कर पा रहा था लोगों का? नहीं। तो पीपल वर ग्रोइंग व्हाट? हॉस्टाइल टुवर्ड्स स्टेट, राइट। अब देखो, जो लाइन मैंने आपको बताया कि आर्म्स रेस में तो ये फिर भी मैनेज कर जा रहा था यूएसए के साथ, बट एक ग्रेट कॉस्ट में। अब देखो, ज़्यादा पैसा अगर आप एक ही चीज़ जगह पे लगा दोगे, पूरा पैसा आर्म्स एंड एमिनेशंस पे लगा दोगे, तो लोग खाएंगे पिएंगे क्या मेरे भाई, है ना। तो इसलिए पूरा चीज़ आपको मिसाइल्स पे नहीं डालना है, अपने आर्म्स पे नहीं डालना है। आपको क्या, लोगों को खाना भी तो देना है, फूड सिक्योरिटी भी तो आपको मेक श्योर करना है। तो देखो, हर साल इन लोग फूड इंपोर्ट कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था? इकोनॉमिक स्ट्रेस बढ़ते जा रहा था, ठीक है। इकोनॉमिक, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़राब होते जा रहा है। धीरे धीरे आपको समझ आते जाएगा, आपको रीजंस मिलते जा रहे हैं, ठीक है, कि क्यों डिसइंटीग्रेशन हुआ। एक और कहा जाता है कि सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979 बिगेस्ट ब्लंडर, ठीक है, वीकेंड द सिस्टम इवन फर्दर। ये जो सोवियत अफगान वॉर है, अफगान वॉर, ये मैं आप लोग को आगे पढ़ा दूंगा डिटेल में, राइट। अब हम लोग नए टॉपिक की तरफ मूव करते हैं गाइस। हमारा न्यू टॉपिक है गोर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन। अच्छा, ये कौन था भाई गोर्बाचेव? तो भाई गोर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी था यूएसएसआर का, कब? 1985 में। अच्छा, इसने डिसइंटीग्रेशन कराया था? हाँ, ये रिस्पॉन्सिबल है डिसइंटीग्रेशन के लिए, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं अंदर में ही यूएसएसआर के इंटरनली इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था कि कोई इसको नहीं रोक सकता था। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ही वॉज इंक्लाइन टूवर्ड्स यूएसए, ठीक है, वेस्ट के साथ मिला हुआ था। मगर मुझे ऐसा लगता है कि विद टाइम लोगों में अवेयरनेस बढ़ता है, ठीक है, और लोगों के अवेयरनेस बढ़ने से लोग आज़ादी की मांग करना चालू करते हैं, ठीक है। ऐसा मुझे नहीं लगता, ऐसा होता ही है, राइट। तो इसने यार 2 रिफॉर्म्स लाए, ठीक है। सो दो ही सॉट टू रिफॉर्म द सिस्टम, सो ही बॉट 2 रिफॉर्म्स। वन वॉज प्रेस्टोरिका। अब प्रेस्टोरिका, देखो 2 ही रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, एक इकोनॉमिक रिफॉर्म और एक पॉलिटिकल रिफॉर्म, ठीक है। तो एक था प्रेस्टोरिका, एक था आपका ग्लासनोस्ट। सिंपली समझो, प्रेस्टोरिका मतलब रिस्ट्रक्चरिंग व्हाट? इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम क्या था? होगा सोशलिज्म था, बहुत रिजिड हो चुका था। ये लोग बाहरी दुनिया से कांटेक्ट में नहीं थे। ये लोग कहाँ ट्रेड करते थे? इंटरनली आपस में ही, अपने टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहे, ठीक है। दुनिया से इनका कोई अता पता नहीं है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? बेसिकली आप एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक्सचेंज ऑफ ट्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वही चीज़ें ये लाए। इन्होंने क्या किया? ट्रेड को ओपन किया, फ्री ट्रेड लाया, कैपिटलिज्म की तरफ मूव किया, ठीक है। फिर ये क्या हुआ? ग्लासनोस्ट। अब ग्लासनोस्ट क्या है? ओपननेस, खुला विचार, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, ओपिनियन अपने एक्सप्रेस करो खुल के, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी। लो भाई, आ गया डेमोक्रेसी, बधाई हो, ठीक है। ये 2 रिफॉर्म्स इन्होंने लाए क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी बढ़ चुकी थी, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला जो टॉपिक है जो मैं कवर करने वाला हूँ, लीडर्स ऑफ द सोवियत यूनियन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको और एक अच्छा इंटरलिंकिंग देने वाला है, ठीक है। इसको मैं पार्ट्स में अपलोड करूंगा वीडियो को, ठीक है। तो ऑल राइट, लेट्स सी कि और क्या क्या इन्होंने फर्दर डेवलपमेंट किया। तो इन्होंने आर्म्स रेस भी बंद कर दिया यूएसए के साथ, ठीक है, क्योंकि बेसिकली आप देखोगे तो कोल्ड वॉर इसी सब्जेक्ट पे चल रहा था, इसी प्रिंसिपल पे चल रहा था। देयर वाज आर्म रेस विद यूएसए। देखो कितना इंटरलिंकिंग बैठ रहा है ना अपन कोल्ड वॉर से। इसलिए मैं अब कहता हूँ कि वो चैप्टर आप अगर नहीं देखोगे ना कोल्ड वॉर, तो आपको ये चीज़ें नहीं समझ आएगी। व्हाट वाज कोल्ड वॉर? तो इट वाज आर्म्स रेस, इट वाज सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशंस। याद आ रहा है चीज़ें? देखो आपको यही चीज़ें डालना है, ठीक है। और इन्होंने जो सोवियत ट्रूप्स थे
उसको विड्रॉल कर दिया था अफगानिस्तान और ईस्टर्न यूरोप से, ठीक है। ही हेल्प्ड इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, बर्लिन वॉल टूट गया था, राइट, इफ यू रिमेंबर। ही एंडेड द कोल्ड वॉर, उन्होंने कोल्ड वॉर खत्म किया। एंड ही वॉज ब्लेम्ड फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, राइट। अब आगे वाला जो टॉपिक है वो मैं थोड़ा आप लोग को एनसीईआरटी के रेफरेंस से भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा इंटरलिंकिंग वाली चीज़ है और उसको नोट्स में लिखने का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इंटरलिंकेज के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई अभी हम लोग एनसीईआरटी को रेफर करने जा रहे हैं। ओके गाइज, तो गोरबाचेव को डिसइंटीग्रेशन के लिए ब्लेम किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए कि जो रिफॉर्म्स किए गए थे वो काफ़ी नेसेसरी हो चुके थे, क्योंकि यूएसएसआर को आपको टेक्नोलॉजिकली अवेयर करना बहुत ज़रूरी था, राइट। मतलब बहुत ज़्यादा पिछड़ा हो चुका था वो, किसके कंपैरिजन में, वेस्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। हाउएवर गोरबाचेव डिसीजंस टू नॉर्मलाइज रिलेशन विद द वेस्ट एंड डेमोक्रेटाइज एंड रिफॉर्म द सोवियत यूनियन had some other effect that neither he or anyone else intended or anticipated. वो भी नहीं सोचे थे, right? People in Eastern Europe countries which were part of the Soviet bloc started to protest against their own government. देखो, जैसे उन्होंने रिफॉर्म्स लाया उन्हीं के खिलाफ प्रोटेस्ट होना चालू हो गया, ठीक है। उनके खिलाफ प्रोटेस्ट होना चालू हुआ तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स थे, अब जो कम्युनिस्ट पार्टी कौन थी, जो यूएसएसआर में रूल कर रही थी। हार्डलाइनर्स कौन होते हैं, जो एकदम रूढ़िवाद विचार के लोग होते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल चेंज के लिए रेडी नहीं होते, दे डोंट एक्सेप्ट चेंज, ठीक है। तो वो लोग इतना ज़्यादा इनके अगेंस्ट हो गए तो उनको लगता था ये वेस्ट से मिला हुआ है ये आदमी, तो उन्होंने उनके अगेंस्ट एक कूप कर दिया, मिलिट्री कूप होता है जो, वैसे ही, ठीक है। तो कूप टुक प्लेस इन 1991, राइट। तो ये कूप को कौन अपोज किया, इस आदमी ने अपोज किया, ठीक है, बोरिस येल्स्टिन। इस आदमी का नाम क्या है, बोरिस येल्स्टिन, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, अ कूप टुक प्लेस इन 1991। किसके द्वारा इनकरेज किया गया था, कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स के द्वारा। क्यों किया गया था, क्योंकि इनको लगता था कि गोरबाचेव जो है वो वेस्ट के साथ मिला हुआ है। अब ये जो बोरिस येल्स्टिन जो आदमी है, इसको मिखाइल गोरबाचेव ने ही मेयर बनाया था, कहाँ का, यूएसएसआर का। वो मिखाइल गोरबाचेव के ही अगेंस्ट चला गया, वो कहा कि ये कम्युनिस्ट पार्टी झोल है, ये सब चीज़ें बकवास है, ये लोग आप लोग के साथ छल कपट कर रहे हैं, लेट स्टैंड अगेंस्ट देम। और फिर वो ही इमर्ज्ड एज अ नेशनल हीरो इन अपोजिंग द कूप, ठीक है। अब पावर बिगन टू शिफ्ट, जैसे अब जाहिर सी बात है यार, वो लोगों में अवेयरनेस आ गया, राइट। तो यहाँ पर एक लाइन अपन और पढ़ लेते हैं कि जैसे ही बोरिस येल्त्सिन इमर्ज हुआ नेशनल हीरो इन अपोजिंग द कूप, तो क्या हुआ, रशियन रिपब्लिक्स, ठीक है, जहाँ पर येल्त्सिन का अच्छा बोलबाला था, जहाँ इन्फ्लुएंस था उसको, वहाँ पर सिस्टम लड़खड़ाना चालू हो गया। कैसे, अब सिस्टम सेंट्रल के कंट्रोल में नहीं था। सेंट्रल कौन है यहाँ पर, सेंट्रलाइज कंट्रोल से बिगिन टू शेक का मतलब है यूएसएसआर से सिस्टम लड़खड़ाने लग गया। अब लोग भाई आज़ादी की मांग करने लग गए, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आ गया। अब पावर क्या हो गया, बिगिन टू शिफ्ट फ्रॉम सोवियत सेंटर टू दी रिपब्लिक्स, ठीक है। अब सोवियत से कहाँ आ गया पावर, रिपब्लिक के हाथ में आ गया, खासकर कौन से वाले पार्ट में, स्पेशली इन द मोर यूरोपियनाइज्ड पार्ट ऑफ द यूएसएसआर, ठीक है। कहाँ पर, जहाँ पर यूरोपियनाइज्ड पार्ट, क्यों ज़्यादा आया वहाँ पर, क्योंकि देखो यार वो लोग ज़्यादा करीब थे किसके, जर्मनी के। अब जब उन लोग, आप जाहिर सी बात है, ईस्ट जर्मनी जब वेस्ट जर्मनी का डेवलपमेंट देख रही है, एक तरफ आपको अपने विचार प्रकट करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, एक तरफ आपकी इकोनॉमी इतनी रिजिड हो चुकी है, खाने के लाले पड़ रहे हैं आपको, और एक तरफ आपको देखने मिल रहा है डेवलपमेंट। तो अब जाहिर सी बात है किसके तरफ इंक्लाइंड होंगे, उन्हीं कंट्रीज़ के तरफ, है ना। तो यूरोपियनाइज कंट्री ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखा, और उनको एक और शिकायत थी कि हम काहे ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, इनका बोझ हम क्यों ढो रहे हैं भाई। ठीक है वो अंडर डेवलप्ड है तो उनके लिए हम क्यों पैसा दे, अरे हम तो डेवलप्ड है ना, राइट। देखो इसलिए सेंट्रल एशियन जो पब्लिक थी वो अलग नहीं होना चाह रही थी, दे डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस, हमें नहीं चाहिए, हम तो आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। अब तुम तो जुड़े ही रहना चाहोगे ना भाई, तुम्हें तो इतना सपोर्ट मिल रहा है ऐसे ही। तो देखो वही होता है, सबका अपने इंटरेस्ट होते हैं, आदमी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन बनाता है, राइट। तो अब देखो दिसंबर 1991 फाइनली अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्त्सिन, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, 1 मार्क क्वेश्चन, पीटी अलर्ट पूछ सकता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव वाले भी ध्यान देंगे और आप लोग भी ध्यान देंगे, 12th वाले, राइट।
रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, ये तीनों पहले 3 कंट्रीज थी विच डिक्लेयर दैट सोवियत यूनियन इज डिसबैंड। खत्म हो गया सोवियत यूनियन, अब कोई सोवियत यूनियन नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी भी डिसबैन हो गई है, ठीक है। अब रशिया फाइनली बनता है आपका सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन। जैसे कि हम देख सकते तो पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड भी था। इसी ने सारी पावर इनहेरिट करी यूएसएसआर की, ठीक है। जो यूएसएसआर की सीट थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको भी इसी ने इनहेरिट किया। जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ थी, कमिटमेंट्स थे सोवियत यूनियन के इंटरनेशनली, वो सारी चीज़ें अब रशिया लेगा एज अ सक्सेसर स्टेट एंड ओनली न्यूक्लियर स्टेट ऑफ द पोस्ट सोवियत स्पेस, राइट। So finally we can say that old Soviet Union was thus dead or buried, right? तो फाइनली ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे।